चलिए भाई, आज की क्लास में हम लोग और आगे थोड़ा सा एरर वाले टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखिए, एरर को जो मैंने बताया था कि अगर कोई भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं तो पक्का है कि उसमें एरर हो जाएगी। होगी या नहीं होगी हम जानते ही नहीं है। तो इसलिए हमने पढ़ा था अभी तक एक्सीडेंटल एरर को। एक्सीडेंटल एरर जिसको कहते हैं हम लोग, एक्सीडेंटल एरर हमने पढ़ा। और उसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर हमने पढ़ा इसको एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ चांस, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ चांस। ये चीज हमने पढ़ रखा है। बात समझ में आ रही ना? अब देखिए आगे। तो ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ चांस आप लोगों ने देख लिया कि क्या है। मतलब एक एरर के होने का चांस है, ठीक है। अब अगर हमारे पास किसी एक ही यूनिट के या एक ही क्वांटिटी के कई सारे मेजरमेंट हैं, तो हमने ये भी देखा कि अगर किसी किसी क्वांटिटी के हमने ये देखा था अभी अभी पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, किसी क्वांटिटी के बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे क्या हैं, वैल्यूज हैं। जैसे एक वैल्यू उसकी x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। तो हमने ये देखा था कि इसके ये सब सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन है। दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी टेकन बाय अ सिंगल पर्सन फॉर मल्टीपल टाइम्स और फॉर अ मल्टीपल पर्सन एज वेल। मतलब चाहे कई लोगों ने लिया हो, चाहे एक ही व्यक्ति ने कई बार लिया हो, ठीक है ना। तो एक ही क्वांटिटी के मेजरमेंट में हमको इतनी सारी वैल्यू मिली। तो कोई एक अच्छा, इनका मीन को अगर हम लोग ले लेते हैं, इनका जो मीन है, मीन को हम लोग लेते हैं एक्शन, ठीक है ना। ये मैं पुरानी बातें ही बता रहा हूं। इस पर एक न्यूमेरिकल में करा चुका हूं ऑलरेडी, एक न्यूमेरिकल में इस पर करा चुका हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर x1 में एरर देखा जाए, वो x2 में, x3 में या x4 में जो सिंगल सिंगल, जैसे कुछ लोगों को ना न्यूमेरिकल पूरा लगा ली है लेकिन पूरी बात नहीं समझ में, बात तो आ गई है समझ में। और कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन आए मेरे पास डाउट क्लास में, जो एई के क्वेश्चन थे या फिर गेट के क्वेश्चन थे। मैं करा तो दे रहा हूं, लेकिन जान लीजिए कि हाँ ऐसा होता है, बट हाँ वो जेई के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। वो जेई के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बात मैंने बताया। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो है आपका सिंगल ऑब्जर्वेशन में एरर, और ये जो सिंगल ऑब्जर्वेशन ली गई है उनमें जो एरर आएगी, जैसे लाइक एक एक रीडिंग में भी एरर होगी, तो उस एरर को कहते हैं, अच्छा वो एरर होगी कि नहीं होगी उससे नहीं मतलब है, बट देयर इज ए चांस ऑफ, ये लॉ ऑफ चांस पे ही होता है, मैंने बताया ये लॉ ऑफ चांस पर ही होता है। तो देयर इज चांस ऑफ बीइंग दैट अकर, ठीक है ना, एरर, ठीक है ना। तो अब इस केस में हम लोग x1 में, x2 में, x3, x4 में भी जो सिंगल ऑब्जर्वेशन में, यानी अगर प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात करें, प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, संभावित त्रुटि। सिंगल मतलब एक रीडिंग में जो संभावित त्रुटि, यानी प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन, सिंगल ऑब्जर्वेशन, वो कितनी है, तो वो होती है ES से इसको डिनोट करते हैं, यानी एरर, और ये सिंगल ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है। वो कितना होता है, वो होता है प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट सिग्मा ऑफ v का स्क्वायर अपॉन n-1। ये सिंगल ऑब्जर्वेशन में एरर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन अगर इनका मीन ले लिया जाए, समझिए अभी कई बातें और मैं क्लियर करूंगा अभी धीरे धीरे। अगर इनका मीन ले लिया जाए, मतलब इन सारी रीडिंग्स को जोड़ करके 4 से डिवाइड कर दिया जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अभी बात करूंगा इसमें। हम लोग अभी एक चीज पर बात करेंगे, किस पर, वेट पर। अभी वेट का मतलब क्या है, वेट वैसे आप जानते हैं वेट क्या होता है, लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ वेट की। लॉ ऑफ, यहाँ वेट मतलब यहाँ वेटेज से है, वेट का अर्थ वेटेज से है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ वेट की बात करेंगे हम लोग, बेसिकली लॉ ऑफ वेट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इस पर समझिएगा, अगर यही इनका पूछा जाए कि अगर इनका मीन ले लिया जाए xm, तो xm में जो एरर होगी उसको शो करेंगे em से। इन सब में जो एरर होगी उसको ES से शो करेंगे, लेकिन एक्शन की जो एरर होगी उसको ई मीन से शो करेंगे। और वो होता क्या है, प्लस माइनस 0.6745 और अंडर रूट सिग्मा ऑफ v का स्क्वायर। और ये v स्क्वायर क्या है मैं बता चुका हूं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, b इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड मीन ऑफ द सीरीज, ठीक है ना, ये बता चुका हूं। अब ये n-1 होता है, ठीक है ना, बस नीचे n आ जाएगा। तो जब इसी को चेंज करते हैं कि ES और EF में रिलेशनशिप क्या था, तो मैंने बताया था EM इज इक्वल टू जो होता है ES अंडर रूट क्या होता है n। तो ये फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन आपके आए होंगे। हाँ,
अब एक चीज पर यहां पर बात करते हैं हम लोग कि ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी कि सिंगल सिंगल में क्या एरर होगी और मीन में एरर कम होगी। ये साफ समझ में आ रहा है कि सिंगल ऑब्जर्वेशन में काफी एरर है, लेकिन जब मीन ले रहे हैं तो एरर की वैल्यू काफी क्या हो जा रही है, कम हो रही। जब मीन ले रहे हैं तो एरर की वैल्यू काफी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ये बात समझ में आया सबको, यहाँ पे क्लियर हो रही है बात की कैसे मीन में वैल्यू कम हुई। तो ये सारे फॉर्मूले ना दिए गए हैं, आपको कैसे आए हैं उसका भी इलाज है, बट आपसे कोई मतलब नहीं इसका कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, क्या करना है, ये आपको कोई मतलब नहीं इसका। अब एक चीज आती है कि वेट क्या होता है। देखिए उससे भी पहले एक चीज समझते हैं, वेट से पहले भी हम लोग एक चीज समझेंगे। अगर आपने इसमें समझा तो आपने एक शब्द का बार बार यूज किया, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल मतलब संभावित त्रुटि, संभावित त्रुटि आपने ये बात किया, मतलब किसी भी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें त्रुटि की जो संभावना होती है उसी को प्रोबेबल एरर बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो सिंगल में भी हो सकती है, पूरी मीन में भी कुछ है। देखिए कैसा भी कितना भी जुगाड़ लगा के आप रीडिंग लें, बट देयर इज ए चांस ऑफ एरर, वहां एरर का चांस रहना तय है। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज बताइए यहां पे ध्यान से कि एक चीज मैं अगर पूछूं कि एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, अति संभावित मान। त्रुटियों के एक रीडिंग जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था उसमें कई सारी रीडिंग ली गई थी। एक रीडिंग ऐसी होगी, एक रीडिंग ऐसी होगी विच इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, विच इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई रीडिंग उसमें ऐसी होगी जो बहुत ही क्लोज होती है किसके, एक्चुअल वैल्यू को, उसको बोलते हैं हम लोग उसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। हालांकि एरर तो उसमें भी होती है क्योंकि विच इज वेरी क्लोज, नॉट एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट बट उसके काफी क्लोज है वो। बात समझ में आ रही ना। तो उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। बात समझ में आ रही ना। तो अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या हिसाब है, चलिए देखते हैं आगे। पहले उसको भी समझ लेते हैं फिर वेटेज को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। हाँ, वेटेज वाला टॉपिक जो है वो जेई में आता ही नहीं है, एई के क्वेश्चन में आता है, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा था तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे यहीं पर, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर देख लीजिएगा जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है वो क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो वो क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इसका ध्यान दीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू देन एनी अदर वैल्यू। मतलब इसको कहते हैं इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू which is very close to the true value than any other value, than any other value। मैंने बोला कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है मतलब जो अति संभावित मान है, मैं हिंदी भी थोड़ा थोड़ा बोलता जाऊंगा। अति संभावित मान किसी भी वैल्यू में, किसी भी रीडिंग की। देखिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे गलती हो जाएगी, एक काम करिए, एक थोड़ा सा दूरी मत मापिए ना, आप ले जाके शहर के शहर की लंबाई मापिए, एक शहर की लंबाई पूरी माप डालिए और लंबाई मापिए, उसका घेरा मापिए, देखिए ना कि आप कितना माप के आते हैं और अगला किसी और को दे दीजिए, वही फीता लेके मापता फिरे, और जब दिन भर के बाद थक करके आएगा ना तो देखिए रीडिंग में क्या गलती होता है। बात समझ में आ रही ना। दिन भर के बाद जब थक के आएगा, 1 ही किलो चावल तौलना है आपको तराजू पे, आप तौलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा तौलेंगे, कोई कम तौलेगा, सब 1 ही किलो देंगे, सब में अलग अलग बात होती है। तो वन वैल्यू विच इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो होती है काफी करीब होती है, सबसे करीब होती है ट्रू वैल्यू के। बात समझ में आ रही ना। फिर भी जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू होती है, देखिए किसी भी चीज का ना, मैंने बोला कि आप ट्रू वैल्यू कभी जिंदगी में जान ही नहीं सकते हैं, हम लोग असल में पहुंच सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तक। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसी, अच्छा आपने मेजर किया, कुछ मेजर किया, आपकी मेजर्ड वैल्यू आई, मेजर्ड वैल्यू कुछ आई और आपने उसमें से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को क्या किया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। असल में आप लोग एक चीज जानते हैं, एरर इज इक्वल टू होता है, एरर इज इक्वल टू होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। बात समझ में आ रही है ना, मेजर्ड वैल्यू माइनस
एक्चुअल वैल्यू, इस पर हम बात कर चुके हैं पहले कि एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल। अब एक्चुअल वैल्यू जैसी तो कोई चीज कभी होनी नहीं है, एक्चुअल वैल्यू तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। हम उसके काफी क्लोज माप लेते हैं, वो हम मान लेते हैं कि एक्चुअल है। तो बस इतना जान लीजिएगा कि एरर को जनरली बोला जाए तो ये होता है कि एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। बट जब हम कहेंगे रेजिडुअल एरर, क्या कहेंगे? रेजिडुअल एरर, रेजिडुअल एरर, तो हम लिखते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तब हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? रेजिडुअल वैल्यू एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो आपको समझ में आया कि ये रेजिडुअल एरर क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं अवशेष त्रुटि। अवशेष त्रुटि यानी मापी गई, जो मापा गया मान है और जो अति संभावित मान है उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग रेजिडुअल एरर यानी अवशेष त्रुटि। अवशेष का मतलब जो हर कुछ करने के बाद भी रह गई। हमने काफी कोशिश किया कि हमारा मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाए, लेकिन वो तो बराबर हो जाएगा तब तो एरर खत्म हो जाएगी। बट हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के काफी करीब पहुंच पाया या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तक लगभग पहुंच पाया। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल एरर, उसी को कहते हैं हम लोग रेजिडुअल एरर। तो आपको यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान देना होगा, रेजिडू मतलब जो बच गया, जो अवशेष है, जो रह गया वही रेजिडुअल एरर है, जो रह गया वही रेजिडुअल एरर है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा एक बार और इसलिए बता रहा हूं, रिवीजन नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ जो स्पेशल पॉइंट्स थे उनको मैं फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना। कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे उनको मैं यहीं पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले वेट को आप समझते हैं। अच्छा, हर त्रुटि, जितना भी एरर आपने देखा, जितना भी एरर आपने देखा उसमें देखिए, अच्छा अच्छा, वो चीजें जो हमने सिस्टमेटिक एरर की बात की थी या मिस्टेक्स की बात की थी, उनको अभी हम हटा के बात कर रहे हैं। हम लोग खाली एक एरर पे बात कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में भी उसी पर बात हुई, अब तीसरा लेक्चर है उसमें भी वही बात होगी। पिछले 2 लेक्चर में हमने बात की थी तो सबसे ज्यादा बात किया है कॉम्पेंसेटिंग एरर का, और आज फिर से हम लोग अभी उसी मुद्दे पर चले जा रहे हैं। जब भी कोई रीडिंग नोट की जाती है, जब भी कोई रीडिंग हम लोगों की नोट की जाती है, तो मैंने बताया आपको कि बार बार एक ही चीज की एरर होने की संभावना है, चांस है कि एरर होगा, इसलिए इसको कहते हैं एक्सीडेंटल एरर, या लॉ ऑफ चांस पर डिपेंड करता है या लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है? तो इसी में एक टर्म आता है वेट। जब भी कोई रीडिंग नोट की जाती है तो वो कितना सही है, इसलिए उस, या वो कितना सही रिप्रेजेंट कर रही है ट्रू वैल्यू को, वो उसका वेट को डिनोट करता है। वेट का मतलब होता है वेटेज कितना है उस रीडिंग का। मान लीजिए कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आप काफी कोशिश करेंगे ना कि हम जो कर रहे हैं वो एक्यूरेसी के काफी करीब हो, तो वेटेज उसका कितना है, काफी उसके अंदर एक क्लास हमने डिसाइड कर दिया, अरे यार ये तो काफी, इसका वेटेज 0 है। वेटेज 0 क्यों है? क्योंकि ये उतना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, हमारी रीडिंग से काफी, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे काफी दूर चला जा रहा है, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे वो काफी दूर चला जा रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये, इसका वेटेज काफी लो है, और किसी का वेटेज काफी हाई रहता है। बात समझ रहे हैं? तो हर रीडिंग का, अच्छा ये कोई फिक्स नहीं, ये नंबर से डिनोट किया जाता है। मतलब वेटेज को अगर हम लोग डिफाइन करें कि क्या होता है, तो ये एक तरह से रिलेटिव ट्रस्ट को बताता है कि हमारा जो रीडिंग है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, हमारा जो रीडिंग है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, जिसके बारे में कितना बात हम लोग कर सकते हैं। जितना ही रीडिंग को जो है प्रेसाइज रखा जाएगा, मतलब अगर हम लोग लिखें कि वेट की बात करें, वेट में, तो वेट ऑफ ए रीडिंग, वेट ऑफ अ रीडिंग, रीडिंग, ध्यान समझिए, रीडिंग डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ प्रेसिजन, डिग्री ऑफ प्रेसिजन। वेट ऑफ अ रीडिंग डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ प्रेसिजन। इट shows, it shows, it shows how close or precise or reading is, मतलब higher the precision, higher the precision adopted, higher the precision adopted का मतलब कितना इसमें उसको अपनाया गया है प्रेसिजन को, हायर
higher the weight of the reading, higher the weight of the reading, higher the precision adopted, higher the weight of the reading। बात समझ में आ रही ना। और एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इट इज जनरली adopted, it is generally expressed, actually generally expressed in numbers। मतलब किसी चीज का वेट अगर 1 से 5 तक बताना रहे, अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा वो वेट ना कोई डिसाइड नहीं करता है, वो बनाने वाले लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं उसकी। स्केलिंग का मतलब क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या होगा, अगर आपका वेट जो है, इफ वेट varies from 0 to 5, तो 5 वेट का मतलब होता है, 5 वेट का मतलब किसी रीडिंग की वेट अगर 5 है तो उसका अर्थ क्या है कि इसमें हायर प्रेसिजन है, मतलब ये रीडिंग हमारे लिए काम की है, मतलब वैल्यूएबल रीडिंग होगी। किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट में जो रीडिंग ली गई उसमें अगर स्केलिंग कर दी जाए तो वेट अगर 0 से 5 तक वेरी कर रहा है तो जो 5 वेट वाली रीडिंग होगी हायर प्रेसिजन होगा और वैल्यूएबल रीडिंग होगी। ऑन द अदर हैंड अगर जीरो वेट हो, उसका 0 वेट हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, वो रीडिंग काफी ज्यादा हट चुकी है सही वैल्यू से, नो वैल्यू। बात समझ रहे ना। तो इस चीज को यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये हुआ वेट का कॉन्सेप्ट। अब अगर वेट के कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है लॉ ऑफ वेट से, कि मतलब अगर कोई क्वांटिटी है ए, उसकी रीडिंग ए ली गई और उसका जो वेट है वो इतना है, तो उसमें डिवाइड कर दिया जाए किसी चीज से, तो जो नया क्वांटिटी आएगा उसका वेट कितना होगा। तो जो लॉ ऑफ वेट बनाए गए हैं ना, वो जैसे वेक्टर लॉ होते हैं, आपने वेक्टर के लॉ पढ़े होंगे, कुछ अलग ही लॉ होते हैं, मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन का अलग मतलब है, डिवाइडेशन का अलग मतलब है। बात समझ में आ रही ना। उसी तरह से, या आपने बुलियन अलजेब्रा कभी पढ़ा होगा कंप्यूटर वगैरह में, तो वो एक अलग मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से एरर का मैथमेटिक्स अलग होता है, उसको सिंपल मैथमेटिक्स नहीं समझा जा सकता है। अब मान लीजिए इससे जुड़े हुए लॉ ऑफ वेट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको, या कुछ वो चीजें आपको दिखाता हूं मेरे पास जो आए हुए हैं। तो एक चीज जान लीजिए यहां पे ध्यान से। अब लॉ ऑफ वेट में पहली चीज हम लोग देखेंगे क्या इसमें, कि अगर देखिए कोई क्वांटिटी है, लॉ ऑफ वेट में पहली चीज देख लेते हैं कि अच्छा ये हम मान लेते हैं कि एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो है आपकी, पहला लॉ क्या कहता है, क्वांटिटी ए है जिसका वेटेज, जैसे रीडिंग नोट किए होंगे तो इसका वेटेज जो है वो सपोज करिए W1 है, वेटेज नहीं, वेट कहिए इसको। अब क्वांटिटी बी है, उसका वेट जो है वो W2 है, ठीक है ना। ए का वेट W1 है, बी का वेट W2 है। जब दोनों क्वांटिटी को जोड़ा जाएगा, अगर जोड़ा जाए, एडिशन किया जाए इसका एडिशन, या फिर इसका क्या किया जाए, सब्सट्रैक्शन किया जाए, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन किया जाए इन दोनों क्वांटिटी का, यानी ए का वेटेज W1, बी का वेटेज W2, इफ S इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना। S इनका क्या है, या तो जोड़ हो सकता है, या तो इनका क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है, ठीक है ना। तो जो S का वेटेज होगा, S का वेटेज W जो होगा, WS कह लें इसको हम लोग, S का वेटेज है ये, मतलब अरे एक वेट है, एक मतलब A का वेट पता है, B का वेट पता है, तो जो S का वेट होगा, जोड़ने के बाद जो एक नई क्वांटिटी आती है उनका जो वेट होगा, उस वेट के लिए बोला है हमने नहीं बोला है, ये लॉ बोलता है। और ये लॉ कहां से आया उससे नहीं मतलब है, ये बोला है उनका अलग मैथमेटिक्स है। वो कितना होगा, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि एपी जीपी एचपी, तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, या फिर ये सारी चीजें, तो ये जो प्रोग्रेशन है उनके लॉ कौन दिया, तो वो नियम ही बताता है, इस तरीके से नियम है। तो वेट जो होता है आपका, उसमें बात करें तो जो ए का होगा, तो ये मान लीजिए 1/1 W1 प्लस 1/W2, चाहे सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, दोनों में आपको लगाना यही है,
चाहे सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, दोनों के केस में आपको लगाना यही है। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा ये W1 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। ये हो जाएगा किसमें, वेट ऑफ एस, वेट ऑफ एस। एस क्या है, ए प्लस बी जो क्वांटिटी है उनको ऐड कर दिया गया है। ए का वेट W1 है, बी का वेट W2 है, तो जो एस का वेट होगा वो एस का वेट कितना होगा, W1 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। ऐसे आया हुआ है, इस तरीके से आया हुआ है। ये किसका लॉ हुआ, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में काम करेगा अगर दो क्वांटिटीज अलग अलग है तो। बात समझ रही, ये दो क्वांटिटीज अलग अलग है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में काम आपका करेगा। बात समझ में आ रही है ना। अब अगली चीज देखिएगा ध्यान से, यहां पे अगली चीज क्या कह रही है, गुणा भाग का भी देख लेते हैं। तो वेट वाला ये कॉन्सेप्ट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। और जो लोग अभी भी जेई का बैच एप्लीकेशन पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो भाई ज्वाइन कर लो, अच्छी चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है कि लेट चल रहा है वीडियो इसलिए क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा मैं बिजी था, बट हाँ जल्दी ही चीजें ट्रैक पर रहेंगी और आप कंप्लीट करिए। इसका पर्याप्त जो है एमसीक्यू भी आपको कराया जाएगा, ठीक है ना, पर्याप्त एमसीक्यू भी आपको कराया जाएगा। और मैं इतना भी बता दूं, पढ़ने को बहुत कुछ है, चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। आप कभी ये मत देखा करिए कि कोई क्या पढ़ रहा है, ये देखिएगा कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है। जहां आपने दूसरे को फॉलो किया तो आप लाइफ टाइम, कई एग्जाम्स हैं, कई चीजें हैं, सबको फॉलो करने में उलझ जाएंगे। आप हमेशा अपने एग्जाम को टारगेट करके उसके क्वेश्चन देखिएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, सबसे ज्यादा ट्रैक पे आप रहेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात, एक एक लॉ तो हमने देख लिया एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, कि या तो जोड़ना रहे या तो घटाना रहे, तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा। अब यही चीज अगर हम लोगों को करना पड़ेगा इसी तरीके से, कि अगर ये पहला लॉ में एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों हो गया, अब दूसरा लॉ कहता है कि अगर हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें। जैसे वही चीज कि अगर क्वांटिटी क्या हो, ए हो और बी हो, वेट W1 W2 हो, तो इफ एस इज द प्रोडक्ट ऑफ, इफ एस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का प्रोडक्ट हो, तो ए का एरर अगर W है, या ऐसे करिए ना, इनको ऐसे नहीं, ए और बी को प्रोडक्ट नहीं करना है, बल्कि हम लोग को इसमें करना क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की बात करता है, ठीक है ना। ये बात करता है हम लोगों को कांस्टेंट, ये ए और बी का प्रोडक्ट है, ये आप में नहीं है, ये आपको रखना है कि इफ अ प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाई, इफ प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाई, इफ प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाई, प्रोडक्ट नहीं क्वांटिटी कर रही बल्कि क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट। तो अब मान लीजिए आपका कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, के है। आपका प्रोडक्ट मान लीजिए, या क्वांटिटी जो है आपकी, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी आपकी मान लीजिए क्या है, ए है, एक क्वांटिटी है, ए है, या मेजरमेंट है, क्वांटिटी कहिए मेजरमेंट कहिए, ए है। और ए में जो इसका, ए का जो वेट है इसका, वो कितना है, वो मान लीजिए कि W1 है या W है, ए का वेट कितना है, W है। अब अगर ए को के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट, कोई नंबर हो, ए को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब एक नंबर है, चलिए कांस्टेंट को हमने मान लिया के, तो के ए जो होगा, के ए, इसका जो वेट होगा, के ए का जो वेट होगा वो कितना होगा, तो ए का वेट W है, ए का वेट W है, तो के ए जो होगा उसका वेट जो होगा वो ए तो है ही डिवाइडेड, अच्छा W तो है ही उसका, ए का वेट W है, और इसका वेट जो होगा W बाई के का स्क्वायर होगा, मतलब के ए का जो वेट होगा वो W बाई के स्क्वायर होगा। बात समझ आई, के ए का वेट जो होगा वो W बाई के स्क्वायर होगा। अब इसी तरीके से इफ इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दूंगा जो मुझे भेजा गया था। इफ क्वांटिटी और मेजरमेंट इज डिवाइडेड बाई अ कांस्टेंट, कांस्टेंट के, किसी कांस्टेंट के द्वारा अगर उसको डिवाइड किया जाए, तो इसका मतलब
क्वांटिटी होगी ए, डिवाइड किया जाएगा के, इसका वेट कितना होगा वेट, जबकि ए का वेट कितना है डब्ल्यू है। अब वेट क्या है मैं बता चुका हूं कि बार बार बताऊं, किसी भी क्वांटिटी का वेट ये दिखाता है या किसी भी मेजरमेंट का वेट ये दिखाता है कि वो मेजरमेंट कितना सही है हमारे लिए, कितना वैल्यूएबल है या कितना क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू है। बात समझ, उसको वेट बोले हैं। यहाँ वेट का मतलब उसका भार नहीं है, हमने पहले ही बताया ये केवल एक नंबर में शो किया जाएगा, इसको एक नंबर में एक्सप्रेस किया जाएगा, ये बात मैंने पहले ही बता दी है। तो ए बाई के का जो वेट होगा ना, मतलब अरे भैया कोई मेजरमेंट की उसका कुछ वेट होगा, उसमें किसी कांस्टेंट से तुम डिवाइड किए तो उसका जो वेट आएगा। अच्छा एक चीज और जान लीजिएगा, वेट आएगा वो वेट काफी बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, वो ए का वेट डब्ल्यू इंटू के का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, के का स्क्वायर। एक चीज तुम ही समझो ना, किसी चीज का वेट जो भी है, सपोज किसी चीज का वेट कुछ है, उसको तुम और गुणा कर रहे हो, वेट का मतलब हैवी काफी ज्यादा है, उसको गुणा करोगे तो वेट जितना भी किसी चीज का ज्यादा होता है, मान लीजिए यहीं पर ए का कुछ वेटेज डब्ल्यू था, उसमें के से तुमने क्या किया डिवाइड किया, तो क्वांटिटी मेजरमेंट काफी छोटी हो जाएगी, मेजरमेंट काफी छोटी हो जाएगी तो एरर कम होने लगेगा। कोई भी यार ए एक मेजरमेंट है, तुम उसको छोटा कर दो, जैसे 100 किलोमीटर, उसमें एरर ज्यादा होगी। जैसे जैसे तुम 100 को डिवाइड कर दोगे तो एरर कम हो जाएगी, और जब एरर कम होती है तो वेटेज देखो बढ़ जाता है। एरर किसी चीज में जितनी कम होगी वेटेज उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा बढ़ जाएगा। और उसी का उल्टा इसको समझ लो, कोई क्वांटिटी ए है उसको तुम के टाइम्स बढ़ा रहे हो गुणा करके, एक एक कर दे रहे हो, इसको एक एक कर दे रहे हो, तो एक में एरर क्या हो जाएगी, उसका वेटेज काफी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, उसका वेट काफी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम देखो कोई क्वांटिटी ए है उसको तुम जितना बढ़ाओगे, जितना बड़े पैमाने पर काम करोगे, उतना ही उसका वेट क्या होगा घटता जाएगा, क्योंकि वो एरर उसमें क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसको समझ गए होगे ना कि जिस चीज में एरर ज्यादा होती है, एरर ज्यादा होती है किसी मेजरमेंट में तो वेट उसका कम होता है, जितना ही एरर कम होती है उतना ही वेट उसका क्या होता है ज्यादा होता है। बात समझ रही है, तो ये रूल को फॉलो करिएगा। ये हमने 4 रूल सब्सट्रैक्शन एडिशन और आपका इन दोनों पर बता दिया। कुछ और रूल्स हैं, अगर अगर कुछ और रूल्स की हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो वो क्या है, कुछ रूल ऐसे कहते हैं कि अगर कई क्वांटिटीज ए बी सी हो, कई क्वांटिटीज ए बी सी हो और उनका सबका वेट क्या हो इक्वल हो, सबका वेट क्या हो यूनिट हो या इक्वल हो, यानी कुछ कुछ क्वांटिटी हैं जिनका वेट क्या हो इक्वल हो, मतलब चौथे नंबर पे कर लीजिए, इफ मेजरमेंट्स और क्वांटिटी है, इफ मेजरमेंट्स और quantities have unit weight, unit weight, यूनिट वेट का मतलब इकाई हो उनका वेट, तो उस केस में जो वैल्यू होती है, वैल्यू सीधे उनके अर्थमेटिक मीन के बराबर होती है। उस केस में वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, जैसे एक ही क्वांटिटी के कई मेजरमेंट लिए गए ना, एक ही क्वांटिटी के कई मेजरमेंट लिए गए, तो अगर हमने अच्छा एक ही क्वांटिटी के कई मेजरमेंट का मतलब कोई क्वांटिटी है सपोज करिए, तो उसको मापा गया होगा कई बार, ठीक है ना, तो उसके कई मेजरमेंट होंगे, ठीक है, तो उसका सही वैल्यू क्या होगा, सही वैल्यू, और जबकि उनका वेट क्या है यूनिट है, सबका वेट यूनिट है, मतलब एक एक वेट सबका है, तो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी वो कितना हो जाएगा, तो सीधे उनका अर्थमेटिक मीन, मतलब अगर क्वांटिटी है, क्वांटिटी या मेजरमेंट ए वन ए बी सी हो, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, जहां ए बी सी क्या है, ए बी एंड सी आर मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स विथ यूनिट वेट, यूनिट वेट, ये सब क्या है मेजरमेंट है यूनिट वेट के साथ में, ठीक है ना। मेजरमेंट कहिए ऑब्जर्वेशन कहिए, बात समझ में आ रही ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉ ऑफ वेट लगभग हो गया। तो लगभग सारा टॉपिक जो होता है इसमें जो वेट से रिलेटेड हुआ खत्म होता है, लेकिन अभी और भी नियम है, इसके और भी नियम है दोस्त, लेकिन हम लोग बात कर लें इस पर, ध्यान दीजिएगा, इस पर और भी नियम है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, सबको देख लीजिएगा सब लोग उसमें। हाँ,
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया है, देखिएगा। हाँ, एक और इसमें लॉ होता है, एक और लॉ होता है, पांचवा लॉ। एक चीज जान लीजिएगा, अगर कोई क्वांटिटीज या कोई इक्वेशन है, जैसे जैसे कोई इक्वेशन है, इफ any constant is added or subtracted from from a equation, then weight of equation will not change, weight of equation will not change। मतलब अगर हम करें क्या कि सपोज करिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इधर वाले लॉ को, सारा लॉ नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इधर वाले को समझ लीजिएगा जरा, इसको, ये सारा टॉपिक जेई का थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा एरर वाली थ्योरी जो है एई में या फिर गेट वगैरह के एग्जाम में आती है ज्यादा। अब इसमें हम लोग बात कर लें कि अगर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन हमने यहां पर लिया, वो है a प्लस बी कोई इक्वेशन हम लोगों का इस टाइप से, और उसका वेट जो है a प्लस बी जो इक्वेशन है उसका वेट जो हम लोग को दिया है वो w है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग a प्लस बी में प्लस कर दें 100, तो इसका वेट कितना होगा, w ही होगा। अगर a प्लस बी में, अच्छा ये कांस्टेंट ऐड हो रहा है, ये चीज का ध्यान रखें। ये मत कहिएगा सर अभी आप बताए हैं कि a प्लस बी में जब, तो a का वेट अलग था, b का अलग था, हम पूरे इक्वेशन का बात कर रहे हैं अभी। a का वेट अलग था, अब ये कांस्टेंट का कोई वेट नहीं होता है, हमेशा मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन का, ये जो मेजरमेंट है a और b क्या है, यहाँ पर a और b जो है वो मेजरमेंट है, उन मेजरमेंट का जो वेट है वो पहले w था, और जब उनमें कोई कांस्टेंट ऐड किया जाए तब भी w रहेगा, उनमें से कोई कांस्टेंट माइनस कर दिया जाए तब भी वेट में कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब वेट पर असर गुणा भाग करने से पड़ता है, किसी कांस्टेंट को घटाने या जोड़ने से कोई असर नहीं पड़ता है उसके वेट पर, लेकिन जब उस पर गुणा, अच्छा a प्लस बी में अगर डिवाइडेड बाई 100 किया जाता, यानी कांस्टेंट से डिवाइड किया जाता, तो फिर ये हो जाता w के स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर। इसी तरह अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाता तो वो w डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, मतलब w डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर हो जाता। वो हमने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसका वेट w है, इसका वेट w है, जोड़ दिए घटा दिए तो कोई असर इसके वेट पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आया हुआ, देखिए वैसे तो जेई का क्वेश्चन जो है हम अलग से करवाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं करवा भी दूंगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ एन इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, कोई इक्वेशन है हमारे पास, एक बोला गया हमारे पास, इसको मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा जरा ध्यान से। हम लोगों ने देखा यहां पर कि इफ एन इक्वेशन a प्लस बी, इफ एन इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये बोल दिया a प्लस बी का वैल्यू 55 डिग्री है, हैज अ वेट ऑफ 3, हैज अ वेट ऑफ 3, बोला है कि इसका वेट, हमने बोला वेट को केवल नंबर में शो करते हैं, वेट ऑफ 3, कह रहा है कि देन द वेट ऑफ क्या बोला है, वेट ऑफ 180 माइनस a प्लस बी इज, मतलब 180 माइनस a प्लस बी का वेट कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने बोला गया है 3, दूसरा ऑप्शन बोला गया है, दूसरा ऑप्शन 1/3, तीसरा ऑप्शन बोला गया है 9, और चौथा ऑप्शन जो बोला गया है वो 1/9। बताइए, मैंने अभी बोला कि किसी इक्वेशन का जितना वेट रहता है, जैसे इस इक्वेशन का वेट अभी 3 है, देखिए इस 55 से हमको कोई मतलब था नहीं था, हमें बोला कि हमें इस इक्वेशन का वेट 3 है, तो देन उसी a प्लस बी वाला जो इक्वेशन है उसमें 180 जोड़ दें या घटा दें, उसके वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगी।
तो वो 3 का 3 ही रहेगा जो उसका वेट था। क्यों? मैंने अभी अभी बोला कि कोई इक्वेशन है, उसका वेट पहले W है, उसको 180 में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसके वेट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या आया? दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास और आया। इफ ए बोला गया है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं इसको। यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोला गया है, ध्यान समझिएगा। यहां पे सब लोग, बोला गया है कि इफ ए इज इक्वल टू 42 डिग्री 10 मिनट 40 सेकेंड, ए का वैल्यू दिया है, हैज वेट ऑफ 3, हैज वेट ऑफ 3 बोला गया है कि इसका वेट कितना है। एक इक्वेशन है, ए इज इक्वेशन नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। इफ ए इज इक्वल टू दिस वेट ऑफ 3, देन वेट ऑफ ए बाई 4, देन वेट ऑफ ए बाई 4, ए बाई 4 का वेट कितना होगा। मैंने बोला कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन ए को डिवाइडेड बाई 4 किया जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 किया, अच्छा ए का वेट कितना है 3, तो ए बाई 4 यानी ए बाई के का कितना हो जाएगा, तो W इंटू के का स्क्वायर। बताया ना, जब डिवाइड करते हैं जिस कांस्टेंट है, अगर यहां पर के इज इक्वल टू क्या है 4 है, यानी किससे डिवाइड किया गया है, किससे डिवाइड किया गया है, 4 से डिवाइड किया गया है। तो ए का वेट अगर W है तो ए बाई 4 का वेट, मैंने बोला कि W इंटू के का स्क्वायर, अच्छा मल्टीप्लाई किया गया होता तो ये के स्क्वायर नीचे होता, तो W इज इक्वल टू इसका वेट 3 दिया हुआ है ए का, आ के का मतलब 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 16 3 48। इसके ऑप्शन जो थे वो मैंने नहीं बताया। ऑप्शन था आपके पास सबसे पहला 48, दूसरा ऑप्शन आपके पास था 3/4, तीसरा ऑप्शन आपके पास था 3/16 और चौथा ऑप्शन था 12। तो आंसर क्या हो जाएगा 48। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग को वेट वाला ये कहानी कुछ हद तक समझ में आया, रेजिडुअल एरर क्या होता है और ये सारी चीजें, रेजिडुअल क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल क्या वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें, और जो ये वेट वाला कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। देखिए ये एसएससी जेईई का क्लास चल रहा है, मैंने फिर से बोल रहा हूं, ये टॉपिक अभी तक जेईई में पूछा नहीं गया है, लेकिन चलिए किसी किसी एग्जाम में रेयर में पूछ दिया। एसएससी जेईई में तो नहीं पूछेगा क्योंकि है नहीं सिलेबस में, बट किसी दूसरे एग्जाम में पूछ दिया तो आप लगा सकते हैं इसको। और आगे हम लोग का जो टॉपिक चलेगा आगे, अब हमको जहां तक मालूम है कि एरर जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं हम लोग, अब आगे अगला होगा लीनियर मेजरमेंट, ठीक है ना। तो उसके लिए अब अगला टॉपिक जल्दी ही मैं लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।